Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. तो फ्रेंड्स आई होप यू आर फाइन. सो फ्रेंड्स हम कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 719. So, our question is a client has a neurological deficit involving the limbic system. On assessment, which finding is specific to this type of deficit? So, हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट है और उसमें लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व है. सो जब हमने असेसमेंट की तो स्पेसिफिक किस टाइप की डेफिशिट हमें मिलेगी पेशेंट में, राइट. सो लिम्बिक सिस्टम, जस्ट फोकस ऑन द लिम्बिक सिस्टम. सो लिम्बिक सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी. लिम्बिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वजह से पर्सन को और क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, राइट. सो पर्टिकुलर हमसे फंक्शन पूछा गया है लिम्बिक सिस्टम का. सो आपने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो थोड़ा सा ओवरव्यू हम भी ले लेते हैं इसके बारे में पहले. लाइक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दैट इज़ कंट्रोल ओरिएंटेशन, राइट. सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, कंट्रोल करता है ओरिएंटेशन को. एंड हिप्पोकैम्पस हेल्प करता है टू रिकॉल द रिसेंट इवेंट, राइट. एंड लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, ये हमारे अफेक्ट को और इमोशन को कंट्रोल करता है, राइट. एंड फ्रंटल लोब किस में हेल्प करता है, फॉर कैलकुलेशन एंड रिकॉलिंग द करंट इवेंट, राइट. सो ये हो गया हमारे फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इज डिसोरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम. नहीं, लिम्बिक सिस्टम में मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई. डिसोरिएंटेड पर्सन ओरिएंटेशन कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो ये आएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट. तो ये इसमें इनकरेक्ट आएगा. सेकेंड वन इज द अफेक्ट इज फ्लैट विद पीरियड ऑफ इमोशनल लाइबिलिटी. यस, लिम्बिक सिस्टम किस में हेल्प करता है, लिम्बिक सिस्टम हेल्प करता है इमोशंस एंड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि पर्सन का अफेक्ट फ्लैट होगा एंड इमोशन पर्सन लाइबल होगा. नेक्स्ट इज द कैन नॉट रिकॉल व्हाट वाज ईटन फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. सो रिसेंट इवेंट में क्या आ जाएगा हमारा, रिसेंट इवेंट में आ जाएगा, मैंने आपको बताया हिप्पोकैम्पस हेल्प करता है टू रिकॉल रिसेंट इवेंट, राइट. सो ये ऑप्शन भी गलत आएगा हमारे पास. एंड demonstrate inability to add and subtract, does not know who is the president of यूनाइटेड स्टेट. सो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रही है कैलकुलेशन एंड करंट इवेंट. सो कैलकुलेशन एंड करंट इवेंट में कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, फ्रंटल पार्ट, राइट. सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, इमोशनल एंड अफेक्ट, राइट. एंड ओरिएंटेशन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रल पार्ट, राइट. एंड रिकॉल ऑफ रिसेंट इवेंट के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, हिप्पोकैम्पस. एंड कैलकुलेशन एंड करंट इवेंट, कैलकुलेशन एंड करंट इवेंट के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, फ्रंटल पार्ट, राइट. सो नेक्स्ट टाइम से लिम्बिक सिस्टम की जगह इस पर कुछ और भी हो सकता है, लाइक सेरिब्रल पार्ट, राइट. कि क्लाइंट हैज़ अ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट इन्वॉल्विंग द सेरिब्रल सिस्टम, right. So on assessment, which finding is specific to this type of deficit? Then what will be your answer? Your answer will be first is disoriented to person, place and time, right. So next question is question number 720. The nurse is institute
Seizure precautions for a client who is being admitted from the emergency department. Which measure should the nurse include in planning for the client's safety? Select all that apply. सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में मैंने आपको सीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था. उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो इंजरी से फॉर इन केस ऑफ सीजर्स, राइट. सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नर्स इंस्टीट्यूट कर रही है सीजर प्रिकॉशन. इसमें सीजर प्रिकॉशंस हमने यूज़ करनी है फॉर क्लाइंट हु इज़ बीइंग एडमिटेड फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आया है. तो कौन सी मेजर एज ए नर्स हमने इंक्लूड करनी है अपने प्लानिंग में क्लाइंट की सेफ्टी के लिए. कौन कौन सी हैं इसमें, सारे ऑप्शंस में से हमने सिलेक्ट करना है. First priority, as I told you, our first priority in seizure precaution is safety. क्वेश्चन में भी हमसे सेफ्टी ही पूछा गया है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे, राइट. सीजर प्रिकॉशंस वेरी करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एजेंसी टू एजेंसी, बट जनरली कुछ कॉमन इंटरवेंशन होती है, कॉमन प्रिकॉशंस होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं. मेन हमारा फोकस किस पे होगा? सेफ्टी पे होगा. एंड एयरवे, ऑक्सीजन एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए एट द बेड साइड. ठीक है, कि जब पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं या कोई आपके पास सीजर्स का पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है सीजर्स की, तो उसकी बेड साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए? एक एयरवे होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, राइट. साइड रेल जो है वो हमेशा पैडेड होनी चाहिए सो दैट अगर पेशेंट को सीजर्स आती हैं तो पेशेंट को हार्म ना हो, और हमने साइड रेल्स को अप करके रखना है. और बेड को हमने लोएस्ट पोजीशन पे रखना है, हाई पोजीशन पे हमने नहीं रखना है कि इन केस अगर पेशेंट को सीजर्स आ जाते हैं और अगर आपने साइड रेल्स अप नहीं की हैं, अगर आपका हाई पोजीशन पे होगा बेड, तो पर्सन को हर्ट हो सकता है, पर्सन को हार्म हो सकता है. तो इसलिए हमारा जो बेड होगा वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा. इंट्रावेनस असेस होने चाहिए पेशेंट को सो दैट अगर हमने मेडिकेशन, एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन देनी है तो हम इमीडिएटली दे सकें. पैडेड टंग ब्लेड्स हमने यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को इससे हार्म हो सकता है. और हमने टंग ब्लेड्स भी हमने फोर्सफुली पेशेंट के माउथ में इंसर्ट नहीं करने हैं ड्यूरिंग सीजर, क्योंकि इससे भी पेशेंट को हार्म हो सकता है, राइट. अगर हम टंग ब्लेड्स को फोर्सफुली इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग सीज़र, तो उसकी वजह से रिस्क हो सकता है, पेशेंट को हार्म हो सकता है, राइट. और क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकता है पेशेंट का एयरवे, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट हो सकती है, राइट. एंड टिथ में इंजरी हो सकती है पेशेंट को, राइट. एस्पायरेशन हो सकता है, राइट. ये हमने सीजर एक्टिविटी के टाइम यूज़ नहीं करना है. अगर आपके पास कोई पेशेंट है और उसको ऑरा होता है बिफोर द सीजर, राइट, ये नर्स को आपको इनफ टाइम देता है कि आप प्लेस कर सको एयरवे बिफोर सीजर एक्टिविटी बिगिन, राइट. हमारे ऑप्शंस हैं पैडिंग द साइड रेल ऑफ द बेड. यस, ये मैंने आपको बताया कि पैडेड साइड रेल्स होनी चाहिए और वो हमने अप रखनी है सो दैट हम पेशेंट को हार्म से बचा सकें. प्लेसिंग एन एयरवे एट द बेड साइड. यस, आपने जब भी कोई आप इंटरवेंशन करते हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. हमने एयरवे बेड साइड पे रखना है. प्लेसिंग द बेड इन द हाई पोजीशन, नो, जो मैंने आपको बताया ये लो पोजीशन पे होना चाहिए, राइट. एंड पुटिंग अ पैडेड टंग ब्लेड एट द हेड ऑफ द बेड, नो, ये हमने पेशेंट की बेड साइड पे नहीं रखना है. एंड नेक्स्ट इज द प्लेसिंग द placing oxygen and suctioning equipments at the bedside. Yes, oxygen and
sectioning equipments हमने रखने हैं, and flushing the intravenous catheter to ensure that the site is patent. Yes, कि हमारे पास IV assist होना चाहिए. So अगर हमने पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस देनी है तो हम पेशेंट को दे सकें, इमीडिएटली दे सकें, राइट. सो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या आते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6, राइट. सो ये होगी हमारी scissors precautions, right? So our next question is question number 721. The nurse is evaluating the status of a client who had a craniotomy 3 days ago. Which assessment finding would indicate that the client is developing meningitis as a complication of the surgery? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स इवेल्युएट कर रही है स्टेटस ऑफ द क्लाइंट हु हैड क्रेनियोटमी 3 days ago. So which assessment finding would indicate that the client is developing meningitis, राइट. कि कौन से सिम्टम्स हमें बता रहे हैं कि पर्सन को मेनिंजाइटिस है, राइट. सो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है डूरा मैटर्स की, आइकेनॉइड मैटर्स की एंड पायोमेटर्स की, राइट. इनकी इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज़ नोन एज द मेनिंजाइटिस. सो मेनिंजाइटिस के मेन सिम्टम्स हमारे पास क्या आते हैं? एक तो पर्सन में नेचुरल रेजिडिटी होती है, राइट. नेचुरल रेजिडिटी एंड जो मेन टू हमारे सिम्टम्स इसमें आते हैं, टू सिम्टम्स हमारे आते हैं जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो. इसमें आते हैं ब्रुडजिस्की साइन एंड कर्निक साइन. सो ब्रुडजिस्की साइन, इसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? ब्रुडजिस्की साइन में आएगा हमारा कि जब हम नेक को बेंड करेंगे, राइट. बी से याद रखना, बेंड नेक. सो उसकी वजह से नी ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाएंगे, राइट. आप नी की फ्लेक्शन करें, नेक की फ्लेक्शन करेंगे जिससे क्या होगा? नी की फ्लेक्शन हो जाएगी, राइट. दैट इज ब्रुडजिस्की साइन. और जो कर्निंग साइन है, कर्निंग साइन में क्या है? कर्निंग से याद रखना के फॉर नी. सो नीज को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू पेन विद ही फ्लेक्शन एट 90 डिग्री, राइट. सो नी की जो एक्सटेंशन होगी वो पेनफुल होगी, कि नीज को आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, अगर आप एक्सटेंड करोगे वो पेनफुल होगा, राइट. सो बी से याद रखना बेंड नेक एंड के से आप लर्न रखना नी, राइट. सो नीज में क्या आएगा? पेनफुल नीज एक्सटेंशन होगी. एंड ब्रूडिजिस साइन में क्या आएगा? अगर आप नेक को बेंड करते हो या आप नेक फ्लेक्शन करते हो, नेक फ्लेक्शन लीड टू नी फ्लेक्शन. सो ये बोथ साइन विल बी पॉजिटिव. अगर पर्सन को मेनिंजाइटिस है देन ब्रूडिजिस्की साइन विल बी पॉजिटिव एंड कर्निंग साइन विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेचुरल रेजिडिटी तो पर्सन में होगी, राइट. सो हमारे ऑप्शन है कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सी सिम्टम्स पर्सन में होंगे जिससे हम बोल सकते हैं कि पर्सन को मेनिंजाइटिस हो गया है, राइट. नेगेटिव कर्निंग साइन, नो, पॉजिटिव होने चाहिए. कर्निंग साइन मीन्स नी से याद रखना पेनफुल नी एक्सटेंशन, राइट. एंड नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ नेचुरल रेजिडिटी. नो, ये प्रेजेंट होती है, ये पॉजिटिव होंगे, ये प्रेजेंट होंगी, राइट. प्रेजेंट नेचुरल रेजिडिटी. अ पॉजिटिव ब्रूजिस्की साइन, येस. एंड अ ग्लास्को कोमा स्केल स्कोर ऑफ 15. सो ग्लास्को कोमा स्केल 15 हमें क्या दिखा रहा है को? तो ग्लास्को कोमा स्केल 15 इज़ अ परफेक्ट स्कोर एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट इज़ अवेक एंड अलर्ट विद नो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, राइट. सो ये हो गया हमारे मेनिंजाइटिस. और मेनिंजाइटिस में ये 3 सिम्टम याद रखना. नेचुरल रेजिडिटी पर्सन में होगी, ब्रूडिजिस्की साइन विल बी पॉजिटिव एंड कर्निंग साइन विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. So next question is question number 722.
The nurse has completed discharge instruction for a client with application of a Hello device, who sustained a cervical spinal cord injury. Which statement indicate that the client need further clarification of the instruction? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन को हम डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिनको हमने क्या अप्लाई किया गया है, हेलो डिवाइस अप्लाई की गई है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि पर्सन को फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, राइट। सो हेलो डिवाइस किस टाइम पे हम यूज़ करते हैं? नेक फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं या सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए यूज़ करते हैं? तो आप ये देख सकते हो हेलो डिवाइस कैसी होती है, राइट। सो ये हेलो डिवाइस की इमेज है। सो ये हेलो वेस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, हेलो क्राउन हम इसमें यूज़ करते हैं, एंड ये क्या है? टोटल हेलो डिवाइस है, राइट। सो इसमें हम क्या केयर हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? सो हेलो डिवाइस जब हम यूज़ करते हैं तो ये अल्टर करता है बैलेंस, और बैलेंस जब अल्टर होता है तो दैट मे कॉज फटीक बिकॉज ऑफ इट्स वेट, राइट। सो क्लाइंट की स्किन को हमने अंडर द डिवाइस हमने क्लीन करना है डेली अंडर द वेस्ट, सो हम प्रोटेक्ट कर सकें पेशेंट की स्किन को फॉर अल्सरेशन। और हमने पाउडर यूज़ नहीं करना है अंडर द डिवाइस, और कोई भी लोशन हमने यूज़ नहीं करना है, राइट। एंड डिवाइस हमने तभी चेंज करनी है अगर कोई प्रॉब्लम है और हमें ऑर्डर दिया गया हो, राइट। और क्लाइंट को हमने फ्रूट स्मॉल स्मॉल फेज में कट करके देना है, राइट। और सो दैट पर्सन को च्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट को जैसे वाटर लेने के लिए या पेशेंट मिल्क ले रहा है उसके लिए हमने उनको स्ट्रॉ बोलना है यूज़ करने के लिए, राइट। एंड पिन साइड केयर भी हमने पेशेंट को देनी है, राइट। एंड पेशेंट को बोलना है कि आप ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस डिवाइस impaired रेंज ऑफ विजन, सो दैट ड्राइविंग इज टोटली प्रोहिबिटेड, राइट। सो हमारे ऑप्शन है आई विल यूज स्ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग, यस करेक्ट है ये ऑप्शन। एंड आई विल ड्राइव ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, नहीं। अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ डे टाइम में ड्राइव कर सकता हूँ तो वहाँ पे हमने उनको ये जो पेशेंट ने स्टेटमेंट दी है इसको हमने क्लैरिफाई करना है कि आप ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। I will be careful because the device alter the balance. Yes. I will wash the skin daily under the lamp wool liner of the vest. Yes. हमने daily clean करना है so that हम skin ulceration से prevent कर सके. So our next question is next and last question of this unit. This chapter is the nurse is admitting a client with Guillain-Barré syndrome to the nursing unit. The client has complained of inability to move both leg and report a tingling sensation above the waistline. Knowing the complication of the disorder, the nurse should bring which most essential item into the client room. So in last class, I have told you about Guillain-Barré syndrome. So Guillain-Barré syndrome क्या है? इसमें ascending weakness होती है पेरिफेरल टू सेंटर, राइट। सो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था मसल वीकनेस होती है बोथ पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम में। इट्स ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, एंड ये कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, राइट। किन पेशेंट में इजीली ये गुलिन-बेरी सिंड्रोम डेवलप होता है, राइट। अगर पर्सन की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, अगर पेशेंट की ये दो हिस्ट्रीज हैं देन वो
पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू द गुलेनबेरी सिंड्रोम। एंड ये होगी हमारी 3 थिंग्स जो हमने इसमें लर्न रखनी है। एक तो हो गया कि असेंडिंग वीकनेस होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर की हिस्ट्री है, एंड जीआई इन्फेक्शन की अगर पेशेंट की हिस्ट्री है, राइट। एंड मैंने आपके इसकी कॉम्प्लिकेशंस बताई थी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं गुलेनबेरी सिंड्रोम की। एक तो पर्सन को कार्डियक डिसरिथमी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पर्सन को हो सकते हैं, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म पर्सन को हो सकता है। तो ये मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में अराइज हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेड साइड पे क्या होना चाहिए, ईसीजी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, एंड इंक्यूबेशन ट्रे हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन पेशेंट में किस वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू इमोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। सो हमने ये भी हमने चेक करते रहना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पे हमने चेक करते रहना है, राइट। सो हमारे ऑप्शन है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन एडमिट हुआ है, गुलेनबेरी सिंड्रोम का पर्सन है, वो एडमिट किया गया है नर्सिंग यूनिट में। क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है अपनी बोथ लेग्स को, एंड उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है वेस्ट लाइन पे, राइट। और वो कंप्लेंट कर रहा है नोइंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। आपको पता होगा कि इस डिसऑर्डर की क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो आप एज अ नर्स आप क्या इसेंशियल आइटम्स पेशेंट के रूम में आप रखोगे, राइट। सो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बता दी। कार्डिक डिसरिथमी पर्सन में होता है, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस पर्सन में हो सकता है, राइट। एंड थर्ड वन इज़ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म पर्सन में हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने असेस करते रहना है। एंड कार्डिक डिसरिथमिया के लिए हमारे पास ईसीजी मशीन अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। ईसीजी मशीन। और इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन होती है रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पर्सन को हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास इंक्यूबेशन ट्रे भी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो हमारे ऑप्शन है नेबुलाइजर एंड पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर कफ एंड फ्लैशलाइट, नेजल कैनुला एंड इंसेंटिव स्पायरोमीटर्स, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मॉनिटरिंग एंड electrodes and incubation tray. So our correct option is option number 4, कि हमारे पास इंक्यूबेशन ट्रे होनी चाहिए और साथ में हमारे पास ईसीजी मशीन होनी चाहिए विद इलेक्ट्रोड्स। तो फ्रेंड्स आज हमारी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन। सो न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मेनली आपकी इसमें जो बाकी चीज़ें हैं जो आप इसमें लर्न कर सकते हो, दैट इज़ जो मैंने आपको बताया था, क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस। सो उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समटाइम वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो क्रेनियल नर्व्स आपको टिप्स में होने चाहिए जब आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करते हैं या आप नर्वस सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्रेनियल नर्व्स आपको पता होने चाहिए, एंड एनेटमी ऑफ योर ब्रेन, फंक्शन ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये आपको पता होने चाहिए, राइट। सो जैसे फंक्शन ऑफ द ब्रेन में हमने क्वेश्चन भी किया कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, वो हमें पता होना चाहिए। कि इन केस अगर पर्सन को स्कल फ्रैक्चर हो रहा है या हेड इंजरी हो रही है, तो कौन सा पार्ट अफेक्ट कर रहा है, तो उससे पर्सन को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उससे आपको ये लर्न करने में ज़्यादा इजी रहेगा, राइट। एंड मेनिंजाइटिस के मैंने आपको इसमें सिम्टम्स बता दिए कि मेन सिम्टम्स क्या आते हैं मेनिंजाइटिस के, एंड मैक्सिमम टाइम मेनिंजाइटिस के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीजर्स के क्वेश्चन नॉर्मली कॉमन
पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि सीज़र में क्या क्या आप प्रिकॉशंस रखोगे एज अ नर्स, आपकी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। गुलेनबेरी सिंड्रोम का आपको पता चल गया, असेंडिंग पैरालिसिस इसमें पर्सन में होता है। मिस्थीनिया ग्रेविस में हो गया, मिस्थीनिया ग्रेविस में भी मसल वीकनेस होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है ये, राइट। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी से होता है, राइट। सो ये थोड़ी मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, राइट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशंस के साथ। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।